आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोशल साइंस 10th क्लास के लेसन 16 को। चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जितनी भी समस्याएं हैं, भारत की आज़ादी के पश्चात जितनी भी समस्याएं आई है, कुछ पहले की भी है, उनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड टुडे एंड द होल वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग इट्स ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर। भारत आज तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का द्योतक है और पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि हम धीरे धीरे आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। वी लर्न फ्रॉम डिस्कशन इन न्यूज़पेपर। हम लोग देखते हैं जो वाद विवाद वार्तालाप होती है न्यूज़पेपर में, पढ़ते हैं, पब्लिक में होती है, टीवी चैनल्स पे होती है, वेरियस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, और इंटरनेट से हम बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त करते हैं। देयर आर मैनी चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे प्राइस राइज, मूल्यों का बढ़ना, पॉवर्टी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, एंड दीज आर सीरियस वंस। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर इंटरलिंक्ड एंड हैव परसिस्टेड सिंस इंडिपेंडेंस। ये समस्याएं हमारी आज़ादी की वजह से जुड़ी हुई है। आगे यानी गरीबी के बारे में हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम धीरे धीरे एक एक बिंदु को लेते हैं। 16.1 प्राइस राइज और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मूल्यों का बढ़ जाना। वी बाई many kinds of goods and services from the market to fulfill our needs and make life comfortable। हम मार्केट से बहुत सारे सामान खरीदते हैं, सेवा भी लेते हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और हमारे जीवन को आरामदायक बनाने के लिए। यू मस्ट हैव बॉट टेक्सटाइल, टॉयज, कन्फेक्शनरीज, स्लीपर, स्वीट्स, आइसक्रीम, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है। हम कपड़े खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, मिठाई लेते हैं, आइसक्रीम, और सीन योर रिलेटिव्स बाइंग आइटम्स फॉर द नीड्स ऑफ फैमिली। और आप ये भी देखते हैं कि परिवार के लोग आपके या आपके नज़दीकी के किस प्रकार से सामान खरीदते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट यू पे हायर प्राइस कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, कि गत वर्ष से इस बार आपने ज़्यादा पैसा दिया है। द सिनारियो ऑफ दीज राइजिंग प्राइस इज नॉन एज इन्फ्लेशन। ये प्रतिवर्ष प्राइस के बढ़ जाने को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। इन फाइनेंशियल टाइम्स द वर्ड इन्फ्लेशन इज यूज फॉर द अप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। मुद्रा के अवमूल्यन को ही इन्फ्लेशन बोलते हैं। प्राइस मुद्रा क्या होती है? इन मॉनेटरी सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ द यूनिट ऑफ एन आइटम और ए सर्विस विद ऑल दोज units of the currency is called the price of that item or that service। मुद्रा की व्यवस्था में हम सेवा या आइटम, सेवा के बदले में या आइटम के बदले में जो मुद्रा हम देते हैं उसे ही प्राइस बोला गया है। इट इंडिकेट द एवरेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए ग्रुप ऑफ थिंग्स और कमोडिटीज। औसत स्तर पर प्रतिवर्ष प्राइस मूल्यों का बढ़ना जारी है। The meaning of general price level is the average of price level of many items or a group of single item। So the general price level does not indicate the price of one item. It expresses the average price of a fixed group of commodities। आमतौर पे मुद्रा का बढ़ जाना किसी सामान पे या किसी समूह पर, ये किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स या प्रोडक्ट को शो नहीं करता है, ये एक कम्युनिटी को शो करता है। जैसे आइसक्रीम के दाम बढ़े, दूध के दाम बढ़े या पार्लर के दाम बढ़े, जो भी है, तो ये ग्रुप का बढ़ता है। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। हम इन्फ्लेशन का मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो इसमें हम कुछ चीज़ लेते हैं, इंडिसेस हम लेते हैं। इंक्लूड दीज इंडिसेस इंक्लूड होलसेल प्राइस इंडेक्स। पहला है होलसेल प्राइस इंडेक्स, सेकंड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और थर्ड है नेशनल इनकम इंडेक्स। ये तीनों हम लेते हैं। द इंडिसेस एक्सप्रेस द एवरेज ऑफ मेजरेबल यूनिट्स ऑन डिफरेंट स्केल। इंडिसेस इंडिकेट चेंजेस इन द साइज ऑफ ए वेरिएबल इन रिलेशन टू ए गिवन बेस।
ये जो इंडिसेस है यही हमें बताते हैं कि कितना मुद्रा का मूल्य कितना गिरा कितना उठा। अब हम भारत की बात करते हैं। इन्फ्लेशन इन इंडिया। इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इज जनरली मेजर्ड विद द होलसेल प्राइस इंडेक्स। हम हमारे भारत में होलसेल प्राइस इंडेक्स से हम इन्फ्लेशन को देखते हैं, मापते हैं। इन द डिकेड ऑफ 1950 द एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज पैक्ड एट 1.7%। 1950 में हमारी इन्फ्लेशन रेट थी 1.7% थी। 1960s के दशक में 6.4% हो गई और 70s के दशक में 9% हो गई और 1995 एडी में और हाईएस्ट हो गई और अब लगातार जारी है। 2000, 2001 और 2011 से 12 में इट रिमेंड अराउंड 4.7%। लॉसेस फ्रॉम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से क्या क्या नुकसान होता है वो देखिए। ड्यू टू द इन्फ्लेशन देयर इज ए लॉस टू द फिक्स्ड सैलरी ग्रुप एंड वेज अर्नर्स। जिनकी तनख्वाह फिक्स होती है या जिनको मजदूरी की एक निश्चित मात्रा में पैसे मिलते हैं उनके नुकसान है। दिस क्लास गेट्स द डिक्रीज वैल्यू ऑफ करेंसी फॉर सिमिलर टास्क एंड सर्विसेज। ये जो वर्ग है इनको जो कुछ आवश्यकता है उससे कम मुद्रा मिलती है। इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड टू बी अनजस्टिफिएबल एंड इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ सेविंग ऑफ द कॉमन मैन। इन्फ्लेशन से एक प्रकार से अन्याय है आम आदमी के साथ, क्योंकि उसकी जो सैलरी है उसे उसके पास कम बच पाती है। एंड द डेबिटर कर्जदार इज बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन। कर्जदार है वह इससे फ़ायदा उठाता है बिकॉज ही हैज़ टू पे बैक लो प्राइस ऑफ द करेंसी। उसे कम पैसा देना लौटाना है। इन्फ्लेशन ही हैज़ टू पे बैक, उसे वापस मिलेगा लो प्राइस ऑफ द करेंसी, जो करेंसी की लो प्राइस मिलेगी। इन्फ्लेशन आल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक वृद्धि में भी ये दर पर असर करता है। पॉवर्टी गरीबी पे असर करता है। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी पे असर करता है। इनइक्वलिटी असमानता पे असर करता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और धन की वितरण पर भी असर करता है। दिस विल बी स्टडीड इन हायर क्लासेज। ये आपको उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। इन एसेंस आवश्यक तौर पर इट कैन बी सेड दैट, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है that currency inflation eliminates the benefits of development, so it needs to be kept under control। ऐसा माना जाता है कि इन्फ्लेशन से मुद्रा के इन्फ्लेशन से विकास का जो फायदा है वो जड़ समेत हट जाता है या नष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा इन्फ्लेशन पर कंट्रोल नियंत्रण रखना चाहिए। डिमांड ड्राइवन एंड कॉस्ट ड्राइवन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। हु डिटरमाइंस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को परिभाषित कौन करता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। के इन्फ्लेशन के क्या क्या कारण है। व्हाई डज इट फ्लक्चुएट, ये ऊपर नीचे क्यों होती है। इन सब का हम आंसर देंगे आगे। द सम ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर द फाइनल कमोडिटीज एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इज कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड। हकीकत में सामान की कितनी आवश्यकता है, कितनी सेवा की जरूरत है, इसे हम एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। द लेवल ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इंक्लूड द सम ऑफ डिमांड फॉर कंजप्शन, कि कंजप्शन की कितनी डिमांड है, डिमांड ऑफ गुड्स कितना है, इन फॉर द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट पूंजी निवेश के लिए, परचेज ऑफ गुड्स बाय द गवर्नमेंट और सरकार कितना परचेज करेगी, एंड द सम ऑफ एक्सपोर्ट टू अब्रोड और कितना सरकार बाहर भेजेगी, विदेश में भेजेगी निर्यात के लिए। एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस थ्रू गिवन रिसोर्स एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी। वास्तविक सप्लाई कितनी होगी ये हमें पता चलेगा कि उपलब्ध तकनीकी के आधार पर हमने कितना स्रोत बना लिया है। इम्बैलेंस अराइजिंग आउट बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमिक जनरेट चेंजेज इन द प्राइजेज। असंतुलन कब होता है, एग्रीगेट डिमांड होती है और एग्रीगेट सप्लाई कितनी होती है उसके आधार पर होता है। ज़रूरत है 20,000 प्रोडक्ट की और पहुंचा पा रहे हैं 15,000, तो वो जो 5,000 बच गया वो डिमांड है। उस डिमांड की वजह से प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगी। रीजन्स ऑफ इन्फ्लेशन के देखिए, पहला क्या है, फास्ट ग्रोथ इन सप्लाई ऑफ करेंसी, की मुद्रा है इसकी सप्लाई आगे से आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
Many economists of the world have the opinion that excessive supply of the currency than the need is chiefly responsible for inflation. ज़्यादा मात्रा में पैसा किसी के पास पहुंच जाना एक प्रकार से इन्फ्लेशन का कारण है. In the economy, when the supply of money increases rapidly in comparison to the production of goods and services, सामान के उत्पादन और सेवा से ज़्यादा पैसा पहुंच जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ जाने की वजह से उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है. बी क्या है? स्लो ग्रोथ इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. हमारे देश की हालत आप जानते हैं. 1965 से 1985 हमारे यहाँ इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रहा, निराशाजनक रहा, और इसी प्रकार एग्रीकल्चर के अंदर भी हमने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया. द इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फेल टू सेटिस्फाई द डिमांड. भारतीय कृषि उत्पादन है वह भी डिमांड को पूरी करने में असफल रहा. इस प्रकार से प्राइस बढ़ना लाजमी है. हाई लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. हमारे भारत के लोग हैं एक उच्च स्तर पर खर्चा करते हैं, वो चाहे शादी हो, बच्चे का जन्म लेना हो, चाहे शिक्षा हो, कुछ भी हो. तो इस प्रकार से दिस इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट आउटला ले इज नॉट फुली प्रॉफिटेबल फॉर द सोसाइटी. ये धीरे धीरे जो खर्चा है, परिवार का भी खर्चा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी है, सरकार भी बहुत ज़्यादा खर्चा करती है. द अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट डज नॉट इंक्रीज द एग्रीगेट सप्लाई. सरकार अपने वोटर्स को लुभाने के लिए अनावश्यक कार्यों पे ज़्यादा खर्चा करती है, जिसकी वजह से हमारे देश में इन्फ्लेशन कंडीशन इसका परिणाम होता है. अदर रीज़न क्या है? जो आयात है बहुत खर्चीला है. हाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस है. जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनके भाई बहुत ज़्यादा दाम है, पैसे हैं. राइजिंग लेवल ऑफ इनकम. कई लोगों की बहुत इनकम अच्छी है, कईयों की नहीं है. हायर लेवल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और बहुत सी जगह जो कर है, टैक्स है, वो भी अप्रत्यक्ष है. हायर रेट्स ऑफ डेली वेजेज, और प्रतिदिन जो मेहनत आना है उसकी दर भी बहुत सी जगह ज़्यादा है. बहुत सी जगह ऑब्स्टिकल इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन में बहुत सी बाधाएं हैं. ये सारे रीजन हैं ग्रोइंग इन्फ्लेशन के. मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे कर सकती है सरकार? पहला है मॉनेटरी मेजर्स. मॉनेटरी मेजर्स आर अडोप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. कई बार आरबीआई मुद्रा का अवमूल्यन करती है, वो इसीलिए करती है. ये पहला पॉइंट है. फिजिकल मेजर्स आर आल्सो टेकन बाय गवर्नमेंट. ये भी सरकार के माध्यम से होता है. थ्रू दीज मेजर द गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल द एग्रीगेट डिमांड एंड इंक्रीज द एग्रीगेट सप्लाई बाय मेकिंग चेंज इन टैक्सेशन. करों में बदलाव करके सरकार डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को नियंत्रण में रखती है. अदर रीजन क्या क्या आ गई? अदर रीजन में इन एडिशन टू द अप्रोप्रिएट मेजर मेंशन अबव थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस. सरकार राशन कार्ड के माध्यम से राशन की दुकानों से जो गरीबों को 2 रुपये पे गेहूँ, 2 रुपये पे चावल, केजी इस प्रकार से देती है. तो 2 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल ये गरीबों को देती है, या जिनके एपीएल बीपीएल कार्ड बने हैं उनको देती है. ये सब सरकार की तरफ से प्रयास है. इससे भी कई बार इन्फ्लेशन होता है. पॉवर्टी, गरीबी. पॉवर्टी इज ए सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल फेल्स टू फुलफिल हिज मिनिमम लिविंग रिक्वायरमेंट्स. गरीबी एक ऐसी प्रकार की परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में असफल हो जाता है. मिनिमम लिविंग रिक्वायरमेंट भी पूर्ण नहीं कर पाता. पॉवर्टी इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट विद मैनी डायमेंशंस. गरीबी के बहुत सारे लक्षण हैं, आपको खुद को पता है. कई जगह खाने पीने की गरीबी, कई जगह दवाइयों की गरीबी, कहीं पर क्या है. तो ये सब आप ज़्यादा समझते हैं. एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी. एक तो पूर्णतया गरीबी. ए लेवल ऑफ मिनिमम और बेसिक नीड इज सेट फॉर द सब्सिस्टेंस इन दिस. एक हमने इनका पैमाना माना है, लेवल माना है. आफ्टर दी दोज पीपल आर कंसिडर्ड इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी हु कैन नॉट अटेन द फिक्स्ड लेवल ऑफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट. एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी में लोगों का एक लेवल दिखा रखा है सरकार ने, जनता का, जिस लेवल के नीचे के लोग किसी भी प्रकार की सुविधा उनके पास उपलब्ध नहीं है. डज नॉट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ. वो अपने जीवन में न्यूनतम
जो आवश्यकता है वो भी नहीं ले सकते, इतने गरीब लोग हैं। इसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोले हैं। ऐसे लोगों को सरकार बीपीएल कार्ड बना के देती है, उनके माध्यम से उनकी सहायता करती है। दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। द मेजर ऑफ रिलेटिव इनइक्विटीज इन द वेरियस ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी और नेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मनी और कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड द रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव का मतलब हो गया कि एब्सोल्यूट गरीबी के बाहर वाले, अमीर नहीं है लेकिन इतने ज़्यादा गरीबी नहीं है। जैसे किसी की इनकम ज़्यादा नहीं है, पैसे कम है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इसे रिलेटिव पॉवर्टी में बोलेंगे। दिस आइडिया इज़ कंपेरेटिवली मोर रिलेटिव इन डेवलप्ड कंट्रीज। ये विकसित देशों में ये विचार ज़्यादा है। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, हमारे देश में गरीबी को मापने का क्या पैमाना है? 1868 द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया वाज मेड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1868 AD। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले गरीबी का आकलन किया। आफ्टर दैट प्लानिंग कमीशन इन 1962 डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन एंड डिफाइन पॉवर्टी। 1962 में योजना आयोग ने 1962 में गरीबी रेखा का एक पैमाना निश्चित किया। इन 1971 VM धांडेकर एंड नीलकांत रंथा डिफाइंड क्राइटेरियन फॉर पॉवर्टी। क्राइटेरियन हो गया मापदंड। 1971 में VM दांडेकर और नीलकांथ रंथा ने एक गरीबी का मापदंड निश्चित किया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द ईयर 1979 इट्स सिग्निफिकेंट। इस मामले में 1979 बहुत महत्वपूर्ण है। व्हेन द वर्किंग ग्रुप ऑन इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट। 1979 में जो मजदूर वर्ग है, वर्किंग ग्रुप है, वह कितना भरण पोषण करता है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर विच इज़ आल्सो नोन एज वाई के अलग कमेटी। ये वाई के अलग कमेटी ने इसके बारे में रिपोर्ट सौंपी रिपोर्ट सरकार को। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट इट वाज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट दैट 2400 कैलोरी पर पर्सन इन सिटी एंड 2100 कैलोरी पर पर्सन इन रूरल एरिया शुड बी गिवन डेली। उन्होंने बताया कि शहरों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति भोजन मिलना चाहिए और ग्रामीण इलाके में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भोजन मिलना चाहिए। इफ ए पर्सन रिसीव लेस कैलोरी देन स्टेटेड अबोव इज कंसिडर्ड पुअर। यदि किसी व्यक्ति को शहर और ग्रामीण के अनुसार कम कैलोरी मिलती है तो उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। आफ्टर दिस द वर्किंग ग्रुप वर आल्सो फाउंड बाय प्लानिंग कमीशन इन द चेयरमैनशिप ऑफ DT लकड़वाला, सुरेश तेंदुलकर एंड C रंगराजन टू असेस द पॉवर्टी। उसके बाद में सरकार के माध्यम से भी DT लकड़वाला, सुरेश तेंदुलकर और C रंगराजन के नेतृत्व में एक अलग से कमीशन बनाया। पॉवर्टी एस्टिमेट्स वर मेड बाय लकड़वाला फॉर्मूला फॉर द ईयर 1993, 94 एंड 200425। लकड़वाला फॉर्मूले के अनुसार 1993-94 में और 2004-05 में गरीबी का आकलन किया गया। अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर, C रंगराजन, कंजप्शन एक्सपेंडिचर हैज बीन कंसिडर्ड द बेस ऑफ डिटरमाइनिंग पॉवर्टी। कितना भरण पोषण होता है और कितना खर्चा होता है, ये पैमाना गरीबी के लिए लिया गया। टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन दे प्रिपेयर्ड ए मिनिमम क्वांटिटी ग्रुप ऑफ फूड एंड नॉन फूड आइटम्स पॉवर्टी लाइन बास्केट। उन्होंने इसके लिए एक मिनिमम क्वांटिटी ग्रुप ऑफ फूड बनाया एंड एस्टिमेट दैट हाउ मच कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड टू परचेज दिस मिनिमम क्वांटिटी ग्रुप ऑफ कमोडिटीज एट द मार्केट प्राइस। कि किस प्रकार से ये लोग जो उनकी ज़रूरतें हैं वो मार्केट प्राइस पे कैसे खरीद सकते हैं। इन देयर एस्टिमेट दे फाउंड दैट 2011-12 ए पर्सन हैविंग लेस देन 1000 पर कैपिटा मंथली कंजप्शन in urban area and less than 816 per capita in rural areas is poor। यदि शहर में एक व्यक्ति 1000 पर कैपिटा मंथली भरण पोषण करता है और गाँव में 816 पर कैपिटा भरण पोषण करता है से कम करता है तो वह गरीब है। ऑन द बेसिस ऑफ सुरेश तेंदुलकर एस्टिमेट 21.92% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया इज पुअर। भारत में 21.92% जनसंख्या सुरेश तेंदुलकर के अनुसार गरीब है। दैट इज अबाउट 27 करोड़ पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन।
मतलब इसका मतलब तात्पर्य ये है कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। श्री रंगराजन कंसिडर 927 पर कैपिटा मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन रूरल एरियाज। श्री रंगराजन ने 927 पर कैपिटा भरण पोषण ग्रामीण में बताया और शहर में 1407 पर कैपिटा मंथली बताया। इतना यदि एक्सपेंडिचर से नीचे है आपका तो आप गरीबी रेखा में हैं। ऑन दिस बेसिस पॉवर्टी इन इंडिया वाज 29.5%। उनके अनुसार, श्री रंगराजन के अनुसार 29.5% जनसंख्या 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे हैं और 1000 पर मंथ इन अर्बन एरियाज एंड 816 इन रूरल एरियाज इज पुअर। शहरों में 1000 पर मंथ कंज्यूम करने वाले गरीब है और ग्रामीण में 816 पर मंथ करने वाले गरीब है, कंज्यूम करने वाले। यूएनओ ने क्या किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया, विच वाज इन द 2010 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत क्या बताया, 3 डायमेंशंस एंड 10 इंडिकेटर्स वर यूज्ड टू असेस दिस पॉवर्टी इंडेक्स। 3 डायमेंशन बताए, नेशनल सैंपल, इसके तहत हमने क्या किया, भारत सरकार ने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बनाया NSSO। Many experts get assessment on the basis of the data related to consumption, expenditure collected driving during various trips। ऐसे डाटा इकट्ठे किए गए। NSSO डाटा इकट्ठे करता है हमारे देश में ताकि जिनके आधार पर हम नई योजनाएं लागू कर सके। रिकॉल पीरियड, ये 2 टाइप्स ऑफ रिकॉल पीरियड यूज टू कंपाइल द डाटा फॉर द असेसमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द पॉवर्टी। गरीबी को देखने के लिए 2 प्रकार के डाटा इस्तेमाल किए जाते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर डाटा आर कलेक्टेड फॉर 30 डेज इन द यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। URP में 30 दिन का डाटा इकट्ठा किया जाता है। इन मिक्स रिकॉल पीरियड 2 डिफरेंट पीरियड्स 30 डेज एंड 365 डेज आर यूज्ड जॉइंटली टू कंपाइल द डाटा ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड नॉन फूड आइटम्स। मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में 30 दिन का और 365 दिन का डाटा इकट्ठा किया जाता है, फूड कंजप्शन एक्सपेंडिचर का और नॉन फूड आइटम्स का भी। तो बच्चों ये पार्ट 1 है। हम नेक्स्ट पार्ट वो हम अगले पार्ट में पूरा करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।